वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 6 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 6 का नाम है फ़ोटोग्राफ़र और इसकी मुसन्निफ़ा हैं कुरातुल ऐन हैदर। तो ये चैप्टर भी एक मुख्तसर अफ़साना है। तो सबसे पहले मुख्तसर अफ़साने से मुतालिक सवालों के जवाब जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 1, मुख्तसर अफ़साना किस दौर की नसरी सिन्फ़ है, यानी कि उर्दू लिटरेचर में किस दौर की नसरी सिन्फ़ है। तो जदीद दौर की, हाल के दौर की, पुराने दौर की या मुस्तक़बिल की। तो मुख्तसर अफ़साना उर्दू लिटरेचर में जदीद दौर की सिन्फ़ है। सवाल नंबर 2, ऐसी नसरी सिन्फ़ जिसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़ये के बयान को इस तरह बयान किया जाता है कि पढ़ने वाला उस वाक़ये को पढ़ने वाले के दिमाग पर उस वाक़ये का असर पड़ा रहे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अफ़साना कहते हैं। समझ में आया कि ऐसी कोई भी कहानी, ऐसा कोई भी मज़मून उसे इस तरह से बयान किया जाए कि उस वाक़ये का असर पढ़ने वाले के दिमाग पर गहरा पड़े, तो उसको अफ़साना कहते हैं। अफ़साने हमेशा एक ही पार्ट में, एक ही नशस्त में लिखे जाते हैं। अगला सवाल है, अफ़साने को अफ़साना निगार एक ही देश में लिखता है, यानी कि एक ही पार्ट में, एक ही नशस्त में लिखता है। अफ़साना सीधी सादी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और देश का भी दखल होता है, जज्बे का, लहजे का, लफ्ज़ों का या हिकमत का। तो अफ़साना एक सीधी सादी कहानी नहीं होती है, बल्कि इसमें अफ़साना निगार के फ़नकार, इरादे और हिकमत भी शामिल होती है, ताकि इस अफ़साने को पढ़ने वाला बखूबी बगौर से पढ़ सके, इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। अफ़साना निगार को अपनी हिकमत और अपने फ़नकार को बहुत खूबी के साथ पेश करना होता है। अगला सवाल है, अफ़साने में किसी मख़सूस वाक़ये या सूरत हाल या किसी मख़सूस नक्श को इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट, यानी कि वाक़यात की तरतीब व तंज़ीम देश को मुतासिर करे। किसको मुतासिर करे? किस तरह से? पढ़ने वाले को, यानी कि कारी को। ठीक, अफ़साने में किसी भी कहानी को और वाक़ये को इस तरह से तरतीब से सेट किया जाता है कि जिसे पढ़ने वाला कारी उसकी तरफ मुतवज्जा हो सके। अफ़साने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की है, उससे वाज़ा होता है कि अफ़साना देश की तहरीर है, जदीद, बयानिया, मुख्तसर या फिर लंबी। तो अफ़साना के माहिरीनों ने जो तारीफ़ें बयान की हैं, उससे ज़ाहिर होता है कि अफ़साना बयानिया तहरीर है। अगला सवाल है, अफ़साने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मख़सूस गिरोह के नकुश या देश को नुमाया किया जाता है। मकसद, ज़बान, ज़हनी कशमकश या फिर अंदाज़ को। तो अफ़साने में किसी एक किरदार या किरदारों के मख़सूस गिरोह के नकुश या फिर उसके मकसद को नुमाया किया जाता है। हर अफ़साने के लिए देश, किरदार व मकालमा लाज़मी अज्ज़ा की हैसियत रखते हैं। प्लाट, मौसीकी, कारी या अफ़साना निगार। तो किसी भी अफ़साने के लिए कारी, यानी कि पढ़ने वाला, भी लाज़मी हैसियत रखता है। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ कौन सी सदी से हुआ था? तो 20वीं सदी से हुआ था उर्दू में मुख्तसर अफ़सानों का आगाज़। अगला सवाल है, उर्दू नस्र में सबसे पहले किसके अफ़साने सामने आए? सर सैयद और मुंशी प्रेमचंद के, प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के, मौलाना आज़ाद और फ़िराक के या सादत हसन मिंटो के। तो उर्दू नस्र, यानी कि उर्दू लिटरेचर, उर्दू साहित्य में सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफ़साने सामने आए। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब से हुआ था? तो 1936 से तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से चंद बरस पहले किस नाम से वाक़ियाना कहानियों का मजमुआ शाया होता था? जुल्म, तरक्की, आज़ादी या फिर अंगारे। तो तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से चंद बरस पहले अंगारे नाम से वाक़ियाना कहानियों का मजमुआ शाया होता था। अगला सवाल है, वाक़ियाना कहानियों का चलन होने से पहले किसने उर्दू अफ़साना निगारी को उरूज पर पहुंचाया था? प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम, मौलाना आज़ाद या फिर शिबली। तो वाक़ियाना कहानियों के चलन से पहले प्रेमचंद ने उर्दू अफ़साना निगारी को उरूज पर पहुंचाया था।
پریم چند نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری اور نفسیاتی کردار نگاری کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ترجمانی کی ہے؟ تو انہوں نے دیہی یعنی کہ مشرقی یوپی اور قومی زندگی کے مسائل کی بھی ترجمانی کی ہے اپنے افسانوں میں۔ کس چیز کی؟ دیہی اور مشرقی یوپی اور قومی زندگی کے مسائل کی ترجمانی۔ اگلا سوال ہے، آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں کون نمایاں حیثیت رکھتا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر ہیں جو آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ اردو نثر میں علامتی افسانوں کا آغاز کب سے شروع ہوا تھا؟ تو 1960 کے دشک سے علامتی افسانوں کا آغاز اردو نثر میں شروع ہوا تھا۔ علامتی افسانوں کے کوئی دو افسانہ نگاروں کے نام بتانے ہیں، انتظار حسین اور سریندر پرکاش۔ یاد رکھو گے، انتظار حسین اور سریندر پرکاش علامتی افسانہ نگاروں کے نام ہیں۔ افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کو بڑھانے والے افسانہ نگاروں کے نام بتانے ہیں جنہوں نے افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کو بڑھاوا دیا۔ حیات اللہ انصاری اور خواجہ احمد عباس۔ کون کون؟ حیات اللہ انصاری اور خواجہ احمد عباس۔ سوال نمبر 1، قرۃ العین حیدر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1924، 1923، 1927 یا 1925؟ تو قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 کو ہوئی۔ قرۃ العین حیدر کا انتقال کب ہوا؟ 2006، 2007، 2004 یا 2003؟ تو قرۃ العین حیدر کا انتقال 2007 کو ہوا۔ اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے والد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کس عہدے پر فائز تھے؟ رجسٹرار، چانسلر، ڈائریکٹر، وائس چانسلر؟ تو قرۃ العین حیدر کے والد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے۔ قرۃ العین حیدر نے میٹرک اور بی اے تک کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دلی اور بنارس، دہرادون اور دلی، بنارس اور دہرادون، دلی اور بنارس؟ تو قرۃ العین حیدر نے میٹرک اور بی اے تک کی تعلیم بنارس اور دہرادون سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے والد کا کیا نام تھا؟ سجاد حیدر یلدرم ان کے والد کا نام تھا۔ قرۃ العین حیدر کے والد اپنے زمانے کے معروف ڈیش تھے، مضمون نگار، افسانہ نگار، سوانح نگار یا انشائیہ نگار؟ تو قرۃ العین حیدر کے والد اپنے زمانے کے معروف انشائیہ نگار تھے۔ قرۃ العین حیدر نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا؟ میرٹھ یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا ایزابیل تھومبورن یونیورسٹی؟ تو آنسر ہوگا ایزابیلا تھومبورن یونیورسٹی۔ اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر آرٹ اور ادب کی مزید تعلیم کے لیے کہاں گئیں؟ لندن، پیرس، فرانس یا جرمنی؟ تو قرۃ العین حیدر آرٹ اور ادب کی مزید تعلیم کے لیے لندن گئیں۔ لندن میں قرۃ العین حیدر کس اخبار کے شعبہ ادارت سے وابستہ ہوئی تھیں؟ ٹیلی گراف، کمیونیکیشن، ٹیلی فون یا اسکل اینڈ سروس؟ تو قرۃ العین حیدر ٹیلی گراف نام کے اخبار شعبہ ادارت سے وابستہ ہوئی تھیں۔ اس کو یہاں پر میں ٹک کر دیتی ہوں۔ اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر انگریزی اخبار ٹیلی گراف میں کس ادارے سے منسلک تھیں؟ شعبہ ادارت اور بی بی سی ریڈیو، شعبہ ادارت اور شعبہ صحافت، مدیر اور ڈائریکٹر، مدیر اور چانسلر؟ تو قرۃ العین حیدر انگریزی اخبار ٹیلی گراف کے شعبہ ادارت اور بی بی سی ریڈیو سے منسلک تھی۔ لندن سے واپس آنے کے بعد قرۃ العین حیدر کا قیام کہاں رہا؟ کہاں پر رہتی تھیں وہ لندن سے واپس آنے کے بعد؟ ممبئی میں رہنے لگی تھیں۔ ممبئی میں رہ کر قرۃ العین حیدر کس انگریزی رسالے کی مدیر بنی تھیں؟ بی بی سی اردو، امپرنٹ، آل اسٹریٹ ویکلی، ممبئی گزٹ، بی بی سی؟ تو آنسر ہوگا امپرنٹ، آل اسٹریٹ ویکلی۔ اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کہاں وزٹنگ پروفیسر کے منصب پر فائز ہوئی تھی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فائز ہوئی تھی۔ پروفیسر کے منصب پر، وزٹنگ پروفیسر کے منصب پر؟ تو یہاں سے اس کو بھی مارک کر دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وفات سے پہلے دہلی کے قریب نوئیڈا میں قرۃ العین حیدر کن کاموں میں مصروف تھیں؟ مقیم اور تصنیفی کاموں میں، مضمون نگاری میں، خاکہ نگاری میں یا سوانح نگاری میں؟ تو وفات سے پہلے دہلی کے قریب نوئیڈا میں قرۃ العین حیدر
मुकीम और तसनीफ़ी कामों में मशरूफ़ थीं। कुरातुल ऐन हैदर का अव्वलीन अफ़साना कब शाया हुआ? पहला अफ़साना 1944, 1945, 1946 या 1943? तो कुरातुल ऐन हैदर का अव्वलीन अफ़साना 1944 में शाया हुआ। कुरातुल ऐन हैदर का पहला अफ़सानवी मजमुआ, अब यहाँ पर अफ़सानवी मजमुआ कब शाया हुआ? 1947, 1946, 1943 या 1942? तो कुरातुल ऐन हैदर का पहला अफ़सानवी मजमुआ 1947 में शाया हुआ। अगला सवाल है, कुरातुल ऐन हैदर का पहला नावल कब शाया हुआ? 1946, 1949, 1948 या 1945? तो कुरातुल ऐन हैदर का पहला नावल 1949 में शाया हुआ। कुरातुल ऐन हैदर की उर्दू अंग्रेज़ी में कुल कितनी किताबें शाया हो चुकी हैं? 40, 20, 25 या फिर 30? तो कुरातुल ऐन हैदर की उर्दू अंग्रेज़ी में कुल 25 किताबें शाया हो चुकी हैं। अगला सवाल है, कुरातुल ऐन हैदर के मशहूर नावल कौन से हैं? तो आग का दरिया, आखिरी शब के हमसफ़र, कारे जहाँ, दराज है, चांदनी बेगम। याद रहेगा मशहूर नावल कौन कौन से हैं इनके? आग का दरिया, आखिरी शब के हमसफ़र, कारे जहाँ, दराज है, चांदनी बेगम। अगला सवाल है, कुरातुल ऐन हैदर को किन एजाज़ात से नवाजा गया था? तो साहित्य अकेदमी, ज्ञानपीठ और पद्म भूषण के एजाज़ात दिए गए थे। कौन कौन से? साहित्य अकेदमी, ज्ञानपीठ और पद्म भूषण। कुरातुल ऐन हैदर का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से था इनका ताल्लुक़। अगला सवाल है, ऐन से क्या मुराद है? अभी, वैसा ही, बिल्कुल या तेज़? तो ऐन से मुराद है बिल्कुल। रन से क्या मायने हैं? आज़ादी, जंग, बुलंदी या तबाही? तो रन से मुराद है जंग से। माह असल से क्या मुराद है? हनीमून, शादी, गुस्ल, शाहनहान। तो माह असल से मुराद है हनीमून। अगला सवाल है, संध्या से क्या मुराद है? संध्या के मायने होते हैं शाम के। कुरातुल ऐन हैदर ने अपने अफसाने फोटोग्राफर में किसे मरकज़ी ख़याल बनाया है? 2 नामवर फ़नकारों को, 2 मारूफ शायरों को, 2 मशहूर मज़मून निगारों को या फिर 2 दोस्तों को? तो यहाँ पर कुरातुल ऐन हैदर ने चैप्टर फ़ोटोग्राफ़र में 2 नामवर फ़नकारों को मरकज़ी ख़याल बनाया है। 2 फ़नकारों सुकून की तलाश में कहाँ पहुँचते हैं 2 फ़नकार? गेस्ट हाउस, वादी, देहरादून या गाँव। फ़नकार यानी कि कोई बड़े सेलिब्रिटी। तो गेस्ट हाउस जाते हैं वो सुकून की तलाश में। अगला सवाल है, दोनों फ़नकारों के पेशे क्या थे? मज़मून निगार, मौसीकी नवीस, रक़ासा और मौसीकीकार, शायर और फ़ोटोग्राफ़र और रक़ासा। तो दोनों फ़नकारों के पेशे थे, एक थी डांसर और दूसरे थे म्यूज़िक कंपोज़र यानी कि मौसीकीकार। गेस्ट हाउस पहुँचते ही दोनों फ़नकारों की मुलाकात किससे होती है? फ़ोटोग्राफ़र से होती है। फ़ोटोग्राफ़र दोनों फ़नकारों से क्या करने को कहता है? तो फ़ोटो खिंचवाने को कहता है। अगला सवाल है, फ़ोटोग्राफ़र से फ़ोटो ना खिंचवाने के लिए रक़ासा ने किस चीज़ का बहाना बनाया था? यानी कि हीरोइन डांस करने वाली जो वहाँ पर सेलेब रुकी हुई थी, कहीं बाहर जाने का। जब दोनों फ़नकार वापस चले जाते हैं तो फ़ोटो का क्या होता है? फ़ोटो खो जाता है, फ़ोटो वहीं भूल जाते हैं, फ़ोटो साथ लेकर जाते हैं, फ़ोटो को जला देते हैं। तो जब दोनों फ़नकार वापस चले जाते हैं तो फ़ोटोग्राफ़र ने जो फ़ोटो खींचा था वो वहीं होटल में गेस्ट हाउस में भूल जाते हैं। अगला सवाल है, नामवर रक़ासा कितने अरसे बाद उस गेस्ट हाउस में वापस आई थी? 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद या 8 साल बाद? तो नामवर रक़ासा उसी गेस्ट हाउस में दोबारा 15 साल बाद आई थी। 15 साल बाद गेस्ट हाउस आने पर वो औरत किस जगह ठहरी थी? यानी कि रक़ासा, तो जहाँ पर वो पहले ठहरी थी उसी रूम में ठहरी थी। 15 साल बाद जब फ़ोटोग्राफ़र ने रक़ासा को देखा तो उसने क्या किया? रक़ासा अधेड़ उम्र की हो गई थी, इसलिए उसने फ़ोटो खिंचवाने को नहीं कहा था। रक़ासा रात को क़याम करने के बाद जब अपना सामान समेटने के लिए सिंगार मेज़ की दराज खोलती हैं तो उसमें से क्या निकलता है? एक कागज़ के नीचे अपने नाम का लिफाफा,
ایک خط، کچھ پیسے ان کے پرانے خط۔ تو رقاصہ جب دراز کھولتی ہیں تو اس میں سے ایک کاغذ کے نیچے اپنے نام کا ان کو لفافہ ملتا ہے۔ رقاصہ کو لفافے میں سے کیا ملتا ہے؟ اپنا اور موسیقی کار کا فوٹو، خط، بالغ یا مور پر۔ تو رقاصہ کو لفافے میں سے اپنا اور موسیقی کار کا فوٹو ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رقاصہ نے فوٹوگرافر سے جاتے وقت گیسٹ ہاؤس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہ یہاں کا انتظام بہت اچھا ہے، یہاں کا انتظام بہت خراب ہے، یہاں کی یاد مجھے آئے گی، یہ عمدہ جگہ ہے۔ تو رقاصہ نے جاتے وقت فوٹوگرافر سے کہا تھا کہ یہاں کا انتظام بہت خراب ہے۔ جاتے جاتے رقاصہ سے فوٹوگرافر نے کیا پوچھا تھا؟ ان کے ساتھی کے بارے میں جو پہلے ساتھ آئے تھے۔ ملک کی آزادی سے پہلے کون لوگ گیسٹ ہاؤس میں آیا کرتے تھے؟ تو برطانوی پلانٹرز سفید 16 سوٹ پہنے آتے تھے۔ مصنفہ کے اعتبار سے ہم جہاں جاتے ہیں کون سی چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے؟ فنا، زندگی، یادیں یا پھر دوست؟ تو مصنفہ کے اعتبار سے ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے ساتھ فنا بھی جاتی ہے